सभी को नमस्कार। और ये बहुत ही सार्थक पहल है जो चुनाव के अभी जो पंचायत के चुनाव पूरे हुए हैं उसके तत्काल बाद तीसरी सरकार अभियान की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं चंद्रशेखर प्राण जी को, तीसरी सरकार से मिले सभी सहभागियों का साधुवाद करता हूँ। और यहाँ हमारे अनुभवी और वरिष्ठ पदाधिकारी लोग हैं जो पंचायती राज अभियान से प्रशासनिक रूप से और व्यक्तिगत निष्ठा के दृष्टि से भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी के संबंध में सुना है, उन्होंने जो सारी बातें रखी और जो पंचायत की स्थिति है बड़े ही एक वास्तविकता के पटल पर उन्होंने बातों को रखा। रेड्डी साहब ने राष्ट्रीय रूप से नेतृत्व दिया है पंचायत राज के विकास में, और विजयानंद जी ने भी अपने अनुभवों को साझा किया है। आप सभी को की बातों को फिर चंद्रशेखर प्राण जी ने अपने ध्यान धन्यवाद ज्ञापन में समराइज भी किया है हर भाषण के बाद। इसलिए मैं उसमें ना जाकर कुछ अपनी ओर से बातें रखना चाहूँगा, और ये सोचते हुए कि हमारे सामने जो लोग बैठे हैं वे लोग जो अभी पंचायत चुनाव के बाद प्रतिनिधि गण चुन के आए हैं, उनके प्रशिक्षण से संबंधी अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं कि कैसे वे सक्षम हो करके ये प्रभावी प्रशिक्षण नए प्रतिनिधि लोगों को, नए चयनित अधिकारियों को वो दे सकें। तो उसी से संबंधित मैं कुछ बातों पर फिर से जोर देना चाहूँगा। पहली बात तो है कि हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं उनको अपने पूरी तरह से जो संवैधानिक व्यवस्था है उससे परिचित ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको पूरी एक जानकारी होनी चाहिए और उसके क्या आयाम है उसकी जानकारी चाहिए। दूसरा पक्ष भी है, एक तो संवैधानिक है, दूसरा प्रदेश के स्तर पर जो अभी परिस्थिति है और जो प्रदेश स्तर पर जो कानून है उन कानूनों से अवगत होना उनका बहुत जरूरी है। हमें विश्वास है इस संबंध में प्राण जी ने व्यवस्था की होगी। इन दोनों विषयों पर प्रशिक्षण में ये विषय समाहित किए जाएं। जो तीसरा पक्ष है जिस पर कि हम लोग जोड़ दें, और हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वे इस संबंध में अपनी योग्यता को बढ़ाएं, वह है कि जो सरकारी योजनाएं जो गांव तक पंचायत के माध्यम से पहुंचती हैं उन योजनाओं का उद्देश्य क्या है। हम उद्देश्य भूल जाते हैं, किस उद्देश्य से वो वे योजनाएं हैं, क्या क्या उसके द्वारा संसाधन व्यक्तिगत, परिवार और सामूहिक रूप से उपलब्ध है, और क्या तरीका हो सकता है उन संसाधनों के उपयोग का। इस पर यदि हमारे मास्टर ट्रेनर्स ध्यान देंगे तो तत्काल वे अपने जो उनके परीक्षार्थी लोग होंगे उनको इस संबंध में वे ट्रेन कर पाएंगे। और ये बहुत आवश्यक है क्योंकि इमीडिएट डिलीवरी वाली बात आती है, तत्काल हम उनको कैसे प्रभावी कर सकें। साथ ही हम अपने जो साथी अधिकारी चयनित हुए हैं
और जो सदस्यगण हैं उनके अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है। हर पद से संबंधित कुछ अधिकार होता है, कुछ कर्तव्य होता है, और उससे संबंधित जो नैतिक बातें हैं उन पर जोर देना जरूरी है कि ये पद कोई सरकारी पद नहीं है। ये पद इसलिए नहीं है कि इससे आप अपना संसाधन बढ़ाएं, बल्कि यह एक आपको अवसर है सेवा करने का, और उसके माध्यम से आप अपने क्षेत्र में विकास का कार्य करें। उससे आपका नाम होगा, आपके नेतृत्व का विकास होगा और आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। तो उनके जो अधिकार कर्तव्य हैं इस पर हम भी जोर देना ट्रेनिंग में बहुत ही जरूरी है। मनोज जी ने SDG पर जोर दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है विकास को मापने का। और SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बाद 2015 में शुरू हुआ, और विश्व के सभी देशों ने यूनाइटेड नेशन की जो डेवलपमेंट एजेंसी है उनके प्रोत्साहन पर इसको स्वीकृत किया है। और SDG में मैं संख्या नहीं याद कर पा रहा हूँ, 16 या 18 बिंदु हैं, और ये बिंदु सभी विकास के बिंदु हैं। कैसे गरीबी दूर हो, कैसे भूख मिटे, कैसे स्वास्थ्य संबंधी खुशहाली हो, कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, शुद्ध जल हो, ऊर्जा में शुद्ध ऊर्जा कैसे हम बना सकें, साथ साथ हम जिम्मेदारी को कैसे निभा सकें, जलवायु का परिवर्तन है, और जो विजयानंद जी ने बाद में बात कही, सामाजिक समरसता, समाज में जो तरह तरह के तनाव है उसके हम कैसे कम कर सकें, ये सारे पक्ष SDG में आते हैं। तो ट्रेनिंग, हमारे जो ट्रेनर, जो हमारे अभी जो प्रशिक्षक इसमें अभी प्रशिक्षित मैं हम सब क्या करेंगे, लेकिन उनको अपना जो SDG संबंधी जानकारी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो ऐसा गोल जो निरंतर बना रहे, जो एक तरह से स्थायित्व दे सके विकास में, इसके संबंध में उनको जानकारी होना जरूरी है। और इस संबंध में यूपी कहाँ खड़ा है ये जानना जरूरी है। यूपी जहां हो, लेकिन इस संबंध में आपका पंचायत कहाँ खड़ा है ये जानना जरूरी है। ये सिर्फ एक SDG को अंतर्राष्ट्रीय एक मापदंड है, राष्ट्रीय स्तर पर काम हो रहा है, प्रांत स्तर पर काम हो रहा है। आप अपने जो पंचायत है उस स्तर पर कैसे काम करेंगे, इस पर जोर देना जरूरी है। जो अभी जो ये स्वास्थ्य संबंधी जिस महामारी से हम लोग विश्वव्यापी संकट से गुजर रहे हैं, इसने हम सभी के सामने ये स्पष्ट कर दिया है कि आप संकट की घड़ी में आपको अपनी मजबूती जरूरी है। तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांव स्तर पर बने, उनकी क्या स्थिति है? क्या आपका पंचायत भाग्यशाली रहा है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन आपके भी यहाँ है, जिसमें कुछ होता नहीं बल्कि गाय गोबर और भूसा रखा हुआ है? तो उसको कैसे सजीव किया जाए और उसके जिस उद्देश्य से वो स्थापित हुआ है उस उद्देश्य को आगे बढ़ाया जाए। यदि आपके यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो कैसे एक केंद्र के बारे में सोचा जाए? ऐसा नहीं है कि यह महामारी अंतिम महामारी है, ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य को लेकर इस महामारी के पीछे हमारे ग्रामीण बंधु किस तरह से भटकते रहे हैं और ये मौलिक सुविधाएं नहीं मिलती रही हैं।
क्या इस स्वास्थ्य केंद्र को नए ढांचे से जोड़ा जा सकता है? क्या इसमें कुछ ऐसी संरचना की जा सकती है कि हम सब कुछ फ्री जो कर देते हैं और उसके बाद उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाता, हम कुछ संसाधन जुटा सकते हैं जो सामूहिक रूप से एक स्वास्थ्य की गारंटी कर सके पंचायत स्तर पर। तो ये जो पक्ष है इस पर विचार होना जरूरी है। अवश्य ही इसके साथ आप जो शिक्षा का प्रबंधन है, जो प्राथमिक विद्यालय आपके यहाँ है उसकी क्या स्थिति है? प्राथमिक विद्यालय क्या सिर्फ कक्षा तक ही सीमित नहीं है, उसके बाद भी कुछ करता है? जैसे मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ और एक संस्था जो मेरे ग्राम में हमने 3 साल पहले शुरू की कि विद्यार्थी स्कूल के बाद क्या करते हैं, और विशेष करके वे विद्यार्थी जिनके घर में एक जगह भी नहीं है जहां वो बैठ सकें और कुछ पढ़ाई लिखाई का काम कर सकें। तो मैंने कोचिंग उसका नाम नहीं दिया, एक विकल्प पाठशाला, पाठशाला स्कूल को वो का विकल्प नहीं है, बल्कि जो समय है बच्चों को स्कूल के बाद वहां वे 2 घंटा व्यतीत करते हैं। अब बहुत कम संसाधन में आज उसमें करीब 40 बच्चे आते हैं, 2 शिक्षिकाएं हैं और बहुत ही कम संसाधन में बहुत सार्थक रूप से चल सकता है। यह एक बिल्कुल ही पारिवारिक और व्यक्तिगत स्तर पर ट्रस्ट है, उसी का कार्यक्रम है। लेकिन इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम सोचे जा सकते हैं कि हम क्या इनपुट और बढ़ा सकते हैं जो बच्चों की क्षमता को, योग्यता को आगे बढ़ा सके। वही भविष्य है। आज वो बच्चे हैं लेकिन हमारा जो देश है भविष्य उसी का है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकार की ओर से तो है नहीं, ये कार्यक्रम ऐसी संस्था के द्वारा है जो प्राण जी के नेतृत्व में 2014 में हम लोगों ने शुरू किया और इसका ये रूप एक राष्ट्रीय स्वरूप आ गया है। तो यह तीसरी सरकार का कार्यक्रम है। ठीक है, तो इस तीसरी सरकार के कार्यक्रम में संभवतः हम हमारे जो यहाँ मास्टर ट्रेनर है उन्हें कर्तव्य बोध पर ज्यादा हमको लगता है कि बल देने की जरूरत है कि हमें कर्तव्य निभाना है, विकट परिस्थिति में कर्तव्य निभाना है। यह जो चयनित प्रतिनिधि होके आए हैं उनमें ये बोध होगा तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी। तीसरी सरकार अभियान की एक बहुत बड़ा इसका पक्ष है कि हम किसी आलोचना में नहीं जाते। जैसे आज भी आप देखें हमारे साथ श्री मनोज जी जुड़े हुए हैं, रेड्डी साहब जुड़े हैं, सरकारी अधिकारी लोग भी जुड़ते हैं। तो हम आलोचना में नहीं जाते कि ये कमी है वो कमी है, बल्कि हाथ बढ़ा करके हम लोगों को सशक्त करने की दिशा में सरकारी तंत्र के सहयोग को के साथ काम करना चाहते हैं। तो जो ये ट्रेनर्स हैं, जो प्रशिक्षित लोग हो करके और इसे जमीन पर इस ट्रेनिंग को उतारने जा रहे हैं, मतलब एक स्तर से पंचायतों को अधिक से अधिक सक्षम बनाने जा रहे हैं। किस तरीके से? जो व्यक्ति चयनित होकर के आए हैं, जो पदाधिकारी हैं और जो सदस्य हैं, उनको हमें मजबूत करना है। उनमें एक ऐसी दीप जलाने की अलख जलाना जिसे कहते हैं वो प्रयास है। यही प्रयास तीसरी सरकार का है। यह अभियान सफल हो, यही हमारी कामना है। हम सभी साथियों को पुनः नमस्कार करते हैं। जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनको हम यह आश्वासन देना चाहते हैं
कि हम लोग हमेशा उनके साथ हैं और बीच बीच में जब भी संवाद होगा हम लोग उनकी बातों को भी सुनेंगे। आज तो सिर्फ एक पक्षीय बात हो रही है, उनकी बात हम नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि अवसर मिलेगा जिसमें बहुपक्षीय बातें आएंगी, क्योंकि बहुपक्षीय बातों से ही एक रास्ता बनता है। यदि बहुपक्षीय बात नहीं होगी तो रास्ता नहीं बनेगा। तो जो हमारे ट्रेनर्स हैं उनको भी यह ध्यान में रखने की बात है कि वो ट्रेनिंग भी संवाद के रूप में लें, एक दूसरे से संवाद करें और बहुपक्षीय रखें, तभी जो मार्ग बनेगा वो मार्ग उसमें थोड़ा स्थायित्व होगा, अपनापन होगा और वो रास्ता हमें आगे के लिए प्रशस्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको सुनकर के मैंने कुछ नया सीखा और आप सबको से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।